कक्षा में हमने भाषा एवं व्याकरण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज उसी बिंदु को क्रमशः रखते हुए व्याकरण का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। तो आज ये शुरू करते हैं व्याकरण का वर्गीकरण। व्याकरण का वर्गीकरण। किसी भी भाषा को, यह हमने जाना था कि किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक होता है। उसी क्रम में हिंदी भाषा को जानने के लिए हिंदी व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है। उसी को पढ़ने के लिए व्याकरण का वर्गीकरण 3 मुख्य भागों में किया जाता है, जो कि जिसका कि हम आज अध्ययन करेंगे। वो 3 भाग होते हैं। प्रथम होता है वर्ण विचार। व्याकरण के वर्गीकरण में प्रथम जो भाग होता है वो होता है वर्ण विचार। द्वितीय जो होता है वो होता है शब्द विचार। और तीसरा जो होता है वो होता है वाक्य विचार। संपूर्ण व्याकरण को वाक्य विचार, संपूर्ण व्याकरण को इन 3 भागों में विभाजित करके हम इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। व्याकरण के जो संपूर्ण तथ्य होते हैं वो इन्हीं तीनों भागों में समाहित होते हैं। अगर हम इनका पूर्णतः ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो व्याकरण का ज्ञान हमें बहुत कुछ आ जाता है, व्याकरण बहुत कुछ समझ में आ जाती है। तो आज हम देखेंगे पहला बिंदु वर्ण विचार। इसी बिंदु का हम आज पूर्णतः विश्लेषण करेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें किस तरह पढ़ा जाता है, किस तरह समझा जाता है। किसी भी भाषा को जानने के लिए या कोई भी चीज समझने के लिए आप उसकी रटने की प्रवृत्ति को छोड़कर उसे समझने की प्रवृत्ति को अपनाइए, तो आपको समझने में, ताकि आपको उसको पढ़ने में आसानी रहेगी। आपको कोई चीज रटनी नहीं पड़ेगी। जब आप चीज समझ जाते हैं तो फिर वो हमेशा के लिए आपके मस्तिष्क में केंद्रित हो जाती है, आपके मस्तिष्क में जमा हो जाती है। फिर उसको आपको पढ़ने के लिए ज्यादा मेहनत या रटना जो होता है वो नहीं करना पड़ता। तो हम आज पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? हमने शुरू से, जब से हिंदी व्याकरण पढ़ना शुरू किया है तब से वर्ण पढ़े हैं और हमने परिभाषा भी पढ़ी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। सही भी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जिसको कि आगे अपन विभाजित नहीं कर पाते। लेकिन अगर अपन रटी रटाई चीज समझते हैं तो वो सिर्फ रटी ही हुई रहती है, समझ में नहीं आती। तो वर्ण को समझने के लिए हम ये जानते हैं कि भाषा की सबसे, अगर इसकी परिभाषा को हम समझे तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, जो लिखित इकाई है, लिखित इकाई जो है वो वर्ण कहलाती है। अब आप बोलेंगे लिखित इकाई का मतलब? लिखित इकाई का मतलब जिन ध्वनि चिन्हों को हम लिपिबद्ध करते हैं। लिपिबद्ध करने का मतलब जिन्हें हम लिपि में लिखते हैं, क, ए, मैं, जो भी हम लिपिबद्ध करते हैं वो लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। जबकि मौखिक जो इकाई होती है, भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है वो ध्वनि कहलाती है। भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है वो ध्वनि कहलाती है, जबकि जो लिखित इकाई है उसे हम वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। कितने? 44। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, जिन्हें कि हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, जिन्हें कि हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, और वो 2 भाग होते हैं स्वर तथा व्यंजन। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जो कि स्वर व व्यंजन कहलाती है। आज हम पढ़ेंगे स्वर के प्रकार। स्वर कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। तो स्वर होते क्या हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर क्या होते हैं। स्वर हमने शुरू से, जिस दिन से विद्यालय जाना शुरू किया था उसी दिन से ए, आ, ई,
ये पढ़ना सीखा था और इन्हें ही स्वर कहना सीखा था। स्वर होते भी यही हैं, लेकिन स्वर का मतलब होता है कि वे ध्वनि चिन्ह या वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। स्वतंत्र उच्चारित होने का मतलब होता है इनके साथ आप किसी अन्य वर्ण का उच्चारण नहीं करते। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे कि हम बोलते हैं ए, आप इसे बोल के देखिए, उच्चारित करके देखिए, ए कितना भी लंबा बोलिए, सिर्फ ए की ही ध्वनि उच्चारित होगी, अन्य वर्ण का इसमें कोई उच्चारण आपको सुनाई नहीं देगा। जबकि दूसरा है कै, आप उच्चारित करके देखिए कै। समझिए बात को, अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आपको इनको पहचानने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई तकलीफ ना होगी। ए का जब हम उच्चारण करते हैं तो मात्र ए का ही उच्चारण करते हैं, जबकि कै का जब अपन उच्चारण करते हैं, इसको थोड़ी बोलिए, कै, कै से शुरू करते हैं, लेकिन जब अपन इसको लंबा लेते हैं या थोड़ा ज्यादा बोल लेते हैं तो इसमें स्वतः ही कै के साथ ए की ध्वनि उच्चारित होने लग जाती है। किसी भी व्यंजन को या किसी भी वर्ण को बोलते वक्त जब आप किसी अन्य वर्ण की सहायता ले रहे हैं, जब किसी वर्ण को बोलते वक्त, उच्चारित करते वक्त आप जब अन्य वर्ण की सहायता ले रहे हैं, वो स्वर नहीं होते, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जबकि आप जब केवल एक स्वर का उच्चारण, जब आप एक वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं और उसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, अन्य किसी वर्ण की ध्वनि उसके साथ आपको नहीं उच्चारित करनी पड़ रही, वो व्यंजन कहलाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। ये होते हैं स्वतंत्र। स्वतंत्र उच्चारण का मतलब ये होता है कि यह अकेले ही बोले जाते हैं, इन्हें आपको किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उच्चारित करते समय। हिंदी वर्णमाला में ये थी वर्ण की परिभाषा या ये थी स्वर की परिभाषा कि स्वतंत्र होते हैं और बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। अब देखते हैं इनके प्रकार। स्वर कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में स्वर संख्या जो है वो 11 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अब आप कहेंगे कि हमने तो 13 पढ़ी थी। बिल्कुल सही, आपने 13 पढ़ी थी। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग और अह। ये 13 वर्ण आपने या 13 स्वर आपने पढ़े थे, लेकिन ये जो दो हैं अंग और अह, इन्हें हिंदी वर्णमाला में स्वर संख्या में नहीं गिना जाता। अंग और अह ये दोनों हिंदी वर्णमाला में स्वर संख्या में नहीं गिने जाते। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह। अयोगवाह, इसका विश्लेषण अगर हम करें तो बहुत लंबा होगा और वो आपके पाठ्यक्रम में भी समाहित नहीं है, तो ज्यादा विस्तृत ना करते हुए हम यही जान लेते हैं कि इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। जबकि इनको अलग अलग भी नाम दिए गए हैं। अंग को हम कहेंगे अनुस्वार और अह होता है विसर्ग। ये होता है अनुस्वार और ये होता है विसर्ग। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर संख्या मात्र 11 होती है, जो इस प्रकार होती है: ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये 11 ही हिंदी वर्णमाला में स्वर माने जाते हैं। जबकि मूल भाषा में वर्ण स्वरों की संख्या, मूल भाषा का मतलब, हमारी मूल भाषा क्या है? संस्कृत। हमारी मूल भाषा
संस्कृत है, हिंदी की जननी संस्कृत है, तो मूल भाषा में जो स्वरों की संख्या है, मूल भाषा में जो स्वरों की संख्या है वो 13 है, जबकि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है तो आप 11 लिखेंगे, जबकि मूल भाषा अगर पूछी जाती है तो 13 लिखेंगे। ये था, यहां तक में अपन ने पढ़ा कि व्याकरण का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है। व्याकरण का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है, जिसको कि शब्द विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार कहा जाता है। वर्ण किसे कहते हैं ये हमने जाना, वर्णों की परिभाषा। फिर वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर तथा व्यंजन। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, हिंदी भाषा में उनकी संख्या 11 होती है, वर्णों की संख्या 44 होती है, और मूल भाषा में स्वर संख्या जो होती है वो 13 होती है, जिनमें की संस्कृत में एक तो होता है बड़ा री और एक होता है ल। ये 2 स्वर संस्कृत भाषा में अलग से होते हैं, जो कि हिंदी भाषा में मान्य नहीं है। अब पढ़ेंगे अपन स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के स्वर माने जाते हैं या होते हैं। पहले होते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिन्हें की छोटा स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है और ये होते हैं ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये मूल जो होते हैं वो 4 स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर यानी छोटा स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर। इनकी संख्या 4 होती है और ए, ई, ऊ और री ये 4 मूल स्वर के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, दीर्घ यानी बड़ा। दीर्घ स्वर, इनके अन्य नाम होते हैं दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर, गुरु स्वर, ये द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक का मतलब होता है कि जहां आपको इनको बोलने में एक मात्रा या इनको बोलने में जितना समय लगता है उससे दुगना समय इनका उच्चारण करने में हमें लगता है। जैसे, और ये इनकी संख्या 7 होती है। ह्रस्व स्वर यानी छोटे स्वर ए, ई, छोटी ई, छोटा ओ और री, ये 4 मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर। दीर्घ स्वर का मतलब बड़ा स्वर, गुरु स्वर, इनकी संख्या 4 होती है और ये होते हैं जो ये इनके अलावा जो बच जाते हैं वो दीर्घ स्वर हो जाते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ये 7 जो होते हैं वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अगला होता है प्लुत स्वर। आपकी पाठ्य पुस्तक में ये 2 ही दिए गए हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में स्वरों के ये 2 ही प्रकार दिए गए हैं, ह्रस्व और दीर्घ, लेकिन तीसरा होता है प्लुत स्वर। तीसरा होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का मतलब होता है कि जहां आप 2 से अधिक मात्राएं लगाते हैं, मतलब 3 मात्राएं जहां लगाते हैं वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। और अगर साधारण भाषा में अगर हम इनको समझने की कोशिश करें, वो तो व्याकरण के अनुसार परिभाषा हुई। साधारण भाषा में अगर हम इनको समझने की कोशिश करें तो हम जिन स्वरों को लंबा खींचकर बोलते हैं, प्लुत स्वर का मतलब होता है जिन स्वरों को हम लंबा खींचकर बोलते हैं, लंबा उच्चारण करते हैं, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। एक उदाहरण देखिए, जैसे हम बोलते हैं ओम, आपने लिखा होगा ओम। लिखा हुआ कैसे होता है किताब में? हमारी किताब में ओम कैसे लिखा होता है? ओ, फिर ये 3 का निशान और मैं। ये 3 का निशान क्या होता है?
ये जो 3 लिखा हुआ होता है, हिंदी वर्णमाला का ये जो 3 लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको ओम को इतनी बार, इतना लंबा बोलना है जितनी देर में आप 3 बार ओ उच्चारण कर लें। इसका मतलब ये होता है कि आपको ओ को इतना लंबा बोलना है जितनी बार में आप 3 बार ओ उच्चारित कर लें। मतलब आप इसे ओम ऐसे बोलेंगे। तो ये जो मात्रा होती है ये प्लुत स्वर की होती है। प्लुत स्वरों की संख्या 8 होती है। प्लुत स्वर 8 होते हैं। सारे दीर्घ स्वर, जितने भी दीर्घ स्वर हैं, जितने भी दीर्घ स्वर हैं, कितने हैं? 7 दीर्घ स्वर हैं 7। और लघु स्वरों का दीर्घ स्वर जो है वो 7 है, और लघु स्वर में 4। इन 4 में से छोटा ई, छोटा ऊ और री, इन 3 को निकाल दीजिए। बाकी क्या बचा? ए। बाकी जो बचा वो था ए। इसको आप इसके साथ जोड़ लीजिए तो क्या हुआ? 7 धन 1 8। लघु स्वर कभी भी प्लुत स्वर में परिवर्तित नहीं होते। ई को आप अगर प्लुत स्वर में बोलेंगे, अगर छोटी ई को या छोटे ऊ को आप प्लुत स्वर में बोलेंगे तो सबसे पहले वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएंगे। इनको ज्यादा लंबा बोलते ही ये दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएंगे। इसलिए ये जो लघु स्वर होते हैं वो कभी भी प्लुत स्वर नहीं कहलाते। केवल एक ए जो होता है उसे आप कितना भी लंबा बोलिए, ए को आप कितना भी लंबा बोल लीजिए, ए, वो ए की ही ध्वनि उच्चारित करेगा। ए को आप जितना लंबा बोल लीजिए वो सिर्फ ए की ही ध्वनि उच्चारित करेगा। इसलिए ये प्लुत स्वर में बदल जाता है। इसलिए ए जो है वो प्लुत स्वर में बदल जाता है और इस प्रकार प्लुत स्वरों की संख्या 8 होती है। सारे दीर्घ स्वर और एक ए, प्लुत स्वरों की संख्या 8 होती है। सारे के सारे दीर्घ स्वर और एक ए जो होता है वो प्लुत होता है। इसलिए प्लुत स्वरों की संख्या 8 मानी जाती है। ये थे स्वरों के प्रकार। आज की कक्षा में हमने व्याकरण का वर्गीकरण जाना। उसे कितने भागों में विभाजित किया जाता है? संपूर्ण व्याकरण को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। हमने वर्ण विचार में जाना कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण कहते हैं भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई होती है वो वर्ण कहलाती है। जबकि भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है, जो कि आप उच्चारित कर रहे हैं अपने मुंह से, जिन्हें आप लिपिबद्ध नहीं कर रहे हैं, वो ध्वनि कहलाती है। ये अंतर आप ध्यान रखिएगा। शायद आपके अभी ना आए काम में, लेकिन जब आप कोई प्रतियोगी परीक्षा देते हैं या कोई कभी भी आपको ये ऐसे ज्ञान की जरूरत पड़ जाती है, तो भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वो वर्ण कहलाती है, जबकि मौखिक जो इकाई होती है वो ध्वनि कहलाती है। उसके बाद था मौखिक इकाई जो है वो ध्वनि कहलाती है। हमने वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा था, उनकी मात्राओं के आधार पर जब हमने पढ़ा था तो उनको 3 भागों में बांटा था। मात्राओं के आधार पर वर्णों को 3 भागों में विभाजित किया था। प्रथम थे ह्रस्व स्वर, जिनकी संख्या 4 होती है: ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये 4 होते हैं। और उसके बाद थे दीर्घ स्वर, जो संख्या में 7 होते हैं। और उसके बाद थे प्लुत स्वर, जो की संख्या में 8 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संपूर्ण संख्या 44 मानी जाती है। स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। मूल भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है, जो कि हमारी संस्कृत है। कल पढ़ेंगे हम, अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे
इनके उच्चारण के स्थान पर इनका वर्गीकरण, वर्णों का उच्चारण के स्थान पर वर्गीकरण। अगला जो हमारा बिंदु होगा, हमारी जो अगली कक्षा होगी वो होगी उच्चारण स्थान पर, उच्चारण के स्थान पर वर्णों का वर्गीकरण। आज की कक्षा में अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं जरूर आपकी सहायता करूंगी, उसमें आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान दूंगी। अगली कक्षा में उच्चारण के स्थान पर इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, अगर आप मेरी कक्षाएं पसंद कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।